मॉर्निंग स्टूडेंट। रेडियोएक्टिविटी और रेडियोएक्टिविटी का लास्ट मतलब आज एक क्लास और मैं लूँगा। सो आज फाइनल करेंगे, दोनों लेक्चर में रेडियोएक्टिविटी कंप्लीट करें। न्यूक्लियर फिजिक्स 12th क्लास नीट के लिए आईटी मेन, आईटी एडवांस और लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है। लास्ट में थ्योरी आपको पढ़ना है। थ्योरी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन जिसमें एटम बम और न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन बम। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजन एटम बम के लिए। थ्योरेटिकल कंप्लीट थ्योरी टॉपिक है, सिंपल सा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। सो एटम बम के लिए सबसे पहले फ्यूल जो है वो यूरेनियम लेते हैं। 235 यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं ना, एक 238। आप जब कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ रॉक पढ़े थे तो वहाँ 238 यूज करते थे। फ्यूल में है 235, वेरी वेरी रेयर, बहुत रेयर है, बहुत कम मिलता है ये। तो नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फ्यूल फॉर एटम बम, वो यूरेनियम 92 और 235 रेडियोएक्टिव है, बट बहुत रेयर है, वेरी वेरी रेयर। ये मिलता नहीं है, बहुत रेयर। जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें उसका आइसोटोप है, ये आइसोटोप 238 मिल जाता है, वो ज़्यादा अवेलेबल रहेगा नेचर में, और ये नहीं मिलता है। सो जो नेचुरल यूरेनियम होता है, सो नेचुरल यूरेनियम में है यूरेनियम 92 और ये 238। जो 238 वाला यूरेनियम है वो बहुत है, वो 99.3% तक यूरेनियम मिलेगा। ये मेजर यूरेनियम यही है जो कि फ्यूल में यूज नहीं होता है। 99.3% तक ये मिलेगा, और बाकी जो यूरेनियम जो है वो 92 और जो 235 ये बहुत रेयर है, ये नियरली 0.7%। तो ये यूरेनियम जो है काफ़ी रेयर है और यही यूज होता है न्यूक्लियर फ्यूल में, एटम बम में, या न्यूक्लियर रिएक्टर भी पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यही फ्यूल यूज होता है, तो बड़ा रेयर है। तो स्टार्टिंग में आपको एटम बम बनाने के लिए एक फ्यूल चाहिए। फ्यूल में यूरेनियम है और 92 235 उसका आइसोटोप ये अवेलेबल है, ये नेचर में ज़्यादा मिलता है, बट ये बहुत कम मिलेगा। ठीक है। दूसरा चाहिए आपको न्यूट्रॉन तो इजली अवेलेबल है। ये मैं बताया था कार्बन डेटिंग में कि न्यूट्रॉन एयर में प्रेजेंट है। तो फ्यूल में प्राइमरी फ्यूल यूरेनियम 235 और दूसरा अटैकिंग करने के लिए न्यूट्रॉन चाहिए, तो न्यूट्रॉन एयर में प्रेजेंट है। सेकंड न्यूट्रॉन, सो न्यूट्रॉन ये 0, न्यूट्रॉन 1। ये न्यूट्रॉन में हम लोग को लिखना है इसको स्लो न्यूट्रॉन का मतलब ये इसका एनर्जी 0.03 टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो इस एनर्जी रेंज में 0.03 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी के रेंज में, और ये प्रेजेंट इन एयर, ये एयर में इजिली अवेलेबल है, ये प्रेजेंट इन एयर। ये एयर में न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ये क्लासरूम में भी, ये जो मेरा लाइब्रेरी है यहाँ पे भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और जहाँ भी एयर रहेगा, एयर पार्टिकल है, तो वहाँ न्यूट्रॉन रहेगा। सो न्यूट्रॉन लाने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रॉन इजिली अवेलेबल है एयर में, क्योंकि आप क्लास भी आप पढ़े हुए थे कार्बन डेटिंग में आप पढ़ रहे थे कि नाइट्रोजन 7, ये 14 और एयर का न्यूट्रॉन 0 न्यूट्रॉन 1 अटैक कर दिया, और अटैक करके कार्बन 6 और 14 ये रेडियोएक्टिव कार्बन में कन्वर्ट कर दिया, और ये 1H1 ये लास्ट क्लास भी आपने पढ़ा था कि ये रिएक्शन जो होता है कंटिन्यूस रिएक्शन हो रहा है एयर में। तो एयर में स्लो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, एक्सेस न्यूट्रॉन है, जितना चाहिए वो एयर में न्यूट्रॉन है। विजिबल नहीं है क्योंकि अल्फा बीटा गामा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब कहीं दिखते नहीं है, बट रहते एयर में है।
उसका प्रूफ जो है वो कार्बन डेटिंग में ये कंटिन्यूस रिएक्शन हो रहा है। इस रूम में, आपके स्टडी रूम में रिएक्शन हो रहा है। तो न्यूट्रॉन आपको कहीं से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो एयर में इजीली अवेलेबल है कि जहाँ भी एयर रहेगा एयर में न्यूट्रॉन पार्टिकल रहेंगे आपको। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, सो रिएक्शन फॉर एटम बम। एटम बम में रिएक्शन क्या होता है, आपको बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि डिफाइंड फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन। आप एकदम स्लो स्टेप बाय स्टेप फिगर बनाते हुए एकदम ब्रेक कर करके लिखे, एग्जामिनर एकदम देखे तो हर एक एक लाइन को क्रिस्टल क्लियर रीड कर लिए, हाँ आपको सब चीज़ आता है। तो एकदम स्लो एकदम फिगर बनाते हुए कि हाँ हमें यूरेनियम चाहिए फेवर, वो बड़ा रेयर है। ऐसे भी 5F सीरीज को बोला जाता है कि रेयर अर्थ मैटर। तो यूरेनियम कितना प्रेजेंट है नेचर में, और नाउ दूसरा अटैकिंग एजेंट में चाहिए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इजिली अवेलेबल है एयर में। नाउ नेक्स्ट द थर्ड इज द फिजन रिएक्शन। इन एटम बम सो फिजन रिएक्शन ये ब्रेक करता है और फिजन रिएक्शन हो, ये यूरेनियम 92 235 इस पे अटैक किया 0 न्यूट्रॉन 1। ये न्यूट्रॉन जो होता है वो स्लो न्यूट्रॉन, जिसका एनर्जी है 0.03 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लो एनर्जी, उस एनर्जी रेंज में रहेगा। और ये ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करके यहाँ बना देगा बेरियम 56 144, क्रिप्टन 36, थोड़ा मोड़ा वेरी करते रहता है बुक बाई बुक डाटा ये। सो ये है 3 0 न्यूट्रॉन 1 प्लस एक्सेस एनर्जी। वेट करेंगे, जस्ट वेट करिए, थोड़ा सा लिखने के बाद मैं चेक करूँगा। चेक ये करूँगा कि क्या नीचे में ये 92 प्लस 0, क्या नीचे जो है 92 और प्लस 0 और ये 92 आ रहा है नीचे में एटॉमिक नंबर, क्या यहाँ पे मैं चेक करूँगा। ये मुझे चेक कर लेने दीजिए। और ये है 56 प्लस 36, यस 92, बैलेंस है, करेक्ट बैलेंस है। प्लीज वेट करेंगे, अभी मैं ऊपर को चेक करूँगा। ये 235 एटॉमिक वेट प्लस 1 और ये है 236। अब इधर मुझे चेक करने दीजिए 144 प्लस 89 और प्लस 3 न्यूट्रॉन है, 3 न्यूट्रॉन हुआ। तो चेक कर ले दीजिए 12। सो 12 हुआ और 4 16 6 और 1 9 और ये 4 3 236, ये बैलेंस है। तो थोड़ा सा कभी भी डाउट हो तो आप जरूर चेक कर लिया कीजिए कि यहाँ पे बेरियम 56 144 और 36, यहाँ पे 89 और 3 न्यूट्रॉन थोड़ा मोड़ा वेरी करते रहता है, कहीं कहीं बुक में वेरी करेगा आपका, क्योंकि ये एटॉमिक वेट में यहाँ पे चेंजेस होते रहता है। जैसे हो सकता है कुछ बुक आप पढ़ें तो ऐसे लिखा रहेगा, क्योंकि थोड़ा मोड़ा वेरिएशन देखते हैं कि हर बुक में 2-3 बुक में रीडिंग करते हैं हम लोग, तो अलग अलग डाटा रहेगा। बट आप जो भी लिखिएगा बैलेंसिंग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ बुक में ऐसे लिखा रहता है यूरेनियम 92 और 235 प्लस 0 न्यूट्रॉन 1 और ऐसे बेरियम 56 141 लिखा रहेगा, क्रिप्टन 36, 3 यहाँ से कम किए हैं, 3 कम किए हैं तो 3 यहाँ जोड़ लीजिए, 92 लिखा रहेगा, 3 और 0 न्यूट्रॉन 1 रहेगा, एनर्जी यहाँ पे रिलीज करते रहेगा। तो ऐसे भी रहता है। तो वो ऊपर के डाटा में थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए यहाँ से 3 कम हुआ और 3 यहाँ पे ऐड हो गया, ओवरऑल 236 ही है। तो ये नंबर वेरी करता रहता है हर बुक में, इसलिए आइसोटोप्स है वो मैटर नहीं करता, बट बैलेंसिंग जरूरी है। एटॉमिक नंबर, नीचे का एटॉमिक नंबर, ऊपर का एटॉमिक वेट, लेफ्ट साइड राइट साइड, बैलेंसिंग जरूरी है। आप बैलेंस कर लेंगे, आपका एटॉमिक वेट थोड़ा मोड़ा वेरी करता है। एटॉमिक वेट, हाँ नंबर नहीं, नंबर एटॉमिक नंबर तो फिक्स है, एटॉमिक वेट वेरिएशन होते रहता है आइसोटोप्स के चलते। तो कोई भी रिएक्शन आपको बेस्ट ये लगता है तो ये लिख सकते हैं, लिखता है
लगता है तो वो लिख लीजिए। तो ये एटम बम का रिएक्शन है, ठीक है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट लिखना होगा, तो कॉन्सेप्ट वही लेक्चर 1 लेक्चर 2 जिसमें आप मास डिफेक्ट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो पढ़े थे वो वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। आपको प्लानिंग करना है कि इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, फिजन वाले रिएक्शन में आप बोलेंगे कि द सम ऑफ मासेस ऑफ अ रिएक्टेंट इज हायर देन द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट, और वो जो डिफरेंस आया उसको मास डिफेक्ट करेंगे, वही मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा। कोई भी बम ब्लास्ट होता है तो हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में रिलीज होता है। तो वो सारा कॉन्सेप्ट जो लेक्चर 1 वाला आप सीखे थे वो सब यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। आप ये सब ऐसे भी बनाना हो तो आप फिगर बना के भी दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एटॉमिक वेट, एक लाइन लिखना हो ऐसे बना लीजिए, एटॉमिक वेट है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ऐसे आप ग्राफ बना लीजिए। ये था ट्रेंड आप पढ़े हुए थे। ये है यूरेनियम, बड़ा सा न्यूक्लियस है, यूरेनियम इज द बिग साइज न्यूक्लियस, और ये ऐसे जा रहा है बेरियम और ये क्रिप्टन, ऐसा। तो ये प्रोसेस जो है, यही प्रोसेस तो साइंस में आप पढ़े हुए थे कि ये जो डिके होना, ब्रेक करना, यही तो है फिजन, यही तो फिजन रिएक्शन। सो न्यूक्लियर फिजन, और ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये प्रोसेस जानते हैं कि ये एक्सोथर्मिक होता है। तो पहले पढ़ा हुआ है वो ग्राफ आप बना सकते हैं। कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। तो ये बना लीजिए और स्टेटमेंट लिख लीजिए मास डिफेक्ट का कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन द मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से ज़्यादा है। स्लो स्टेप बाय स्टेप आप मैं बनाते रहूँगा और उसको आप ब्रेक करके पढ़िए, एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ब्रेक करिए। 4th पॉइंट, यूरेनियम है 92 है और 235 है प्लस 0 न्यूट्रॉन 1, और यहाँ पे बेरियम 56, 144, क्रिप्टन 36, 89 प्लस 3, 0 न्यूट्रॉन 1 प्लस डेल्टा एच कर लेंगे ऐसे। सो मास ऑफ रिएक्टेंट, ये जो रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट हो गया, और ये है प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है फिजन। आप बोलेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट और ये है मास ऑफ प्रोडक्ट। सो मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा बड़ा होता है मास ऑफ प्रोडक्ट से, ठीक है। सो मास ऑफ रिएक्टेंट आप पढ़े हुए हैं, पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, मास डिफेक्ट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सो ऐसे पूछा भी गया है कि मास ऑफ रिएक्टेंट बाय मास ऑफ प्रोडक्ट, सो फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, तो आप बोलेंगे ग्रेटर देन 1, या मास ऑफ प्रोडक्ट बाय मास ऑफ रिएक्टेंट पूछेगा तो लेस देन 1 कर लेंगे। पढ़ चुके हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, एकदम स्लो ब्रेक कर करके आप एकदम एक्सप्लेन करते रहिए। फेवल क्या चाहिए, न्यूट्रॉन चाहिए, वो एयर से मिल जाएगा, रिएक्शन कर लीजिए, रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया हुआ है, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो आप ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, मोर स्टेबल हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, एनर्जी रिलीज करेगा, कैसे रिलीज करेगा, तो मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वो कॉन्सेप्ट है। सो मास ऑफ रिएक्टेंट, so delta m for fission reaction
डेल्टा एम, डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट जो हुआ वो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। सो डेल्टा एम द मास डिफेक्ट हुआ, और मास ऑफ रिएक्टेंट में आप लिख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट में डेल्टा एम। सो मास ऑफ रिएक्टेंट में मास ऑफ यूरेनियम और प्लस न्यूट्रॉन वो हायर होगा, मास ऑफ बेरियम और क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन इससे हायर होगा। तो इसमें मास डिफेक्ट आता है, और मास डिफेक्ट आएगा, मास डिफेक्ट होगा वो कन्वर्ट करेगा एनर्जी में। सो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, दिस मास डिफेक्ट converted into energy from Einstein's equation. E is equal to delta m c स्क्वायर, आप एनर्जी में कन्वर्ट कर लीजिए। सो सब न्यूमेरिकल आप पढ़े हुए हैं मास डिफेक्ट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जीज की। जो मास डिफेक्ट आया, मास डिफेक्ट तो आना ही है, और मास डिफेक्ट जैसे ही आया वो एनर्जी में कन्वर्ट कर लीजिए, और यही एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। कोई भी बम ब्लास्ट होता है, कोई भी छोटा सा बम भी, दिवाली में भी बम छोड़ते हैं तो उसमें तीनों एनर्जी रहता है, हीट भी निकलेगा, साउंड एनर्जी भी निकलेगा और लाइट एनर्जी भी निकलता है। तो ये एनर्जी रिलीज होता है एटम बम में भी सेम। सो E is equal to delta m c स्क्वायर। सो यहाँ पे एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द लाइट, साउंड एंड हीट। तो जो E is equal to delta m c स्क्वायर जो है वो डेल्टा m c स्क्वायर से, यहाँ से E जो है वो एनर्जी रिलीज इन फॉर्म ऑफ लाइट। सबसे पहले दिखेगा लाइट, क्योंकि लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, लाइट, एंड देन साउंड एंड हीट। सो सबसे पहले आपको जो फीलिंग होगा वो लाइट का, कहीं कहीं भी ब्लास्ट होगा, बम ब्लास्ट होता है तो सबसे पहले ब्राइट लाइट है, एटम जो फ्यूजन है, एटम बम ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट में बोलते हैं जितना इतना ज़्यादा लाइट इमिट करता है कि जो देखा वो अंधा हो जाता है, इतना हाई इंटेंसिटी का लाइट होता है, तो एक्सट्रीम लाइट। सो लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, तो प्राइमरी जो सबसे पहले दिखता है वो ब्राइट लाइट दिखेगा, एंड देन साउंड, उसके बाद साउंड का स्पीड, साउंड और हीट तो तब होगा जब आपको कांटेक्ट में आएगा, जब आपकी बॉडी को टच करेगा तब आपको फील करेंगे। तो सबसे स्पीड सबसे पहले लाइट निकलेगा, उसके बाद जो है साउंड, और फिर एक्सेस हीट। एक्सेस हीट का मतलब यहाँ पे आप टेम्परेचर, एटम बम में टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो 5000 केल्विन, 5000 केल्विन जो है वो इमिट करेगा, और मैक्सिमम टेम्परेचर इज 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड कर लीजिए, और 1 लाख इतना डिग्री सेंटीग्रेड, इतना, ठीक है। सो हीट रिलीज इन एटम बम, हीट या टेम्परेचर। इन फ्यूजन 1 लाख टेम्परेचर समझ रहे हैं, बहुत हाई टेम्परेचर, 1 लाख टेम्परेचर कोई भी बिल्डिंग को गला देगा। बिल्डिंग कैसे बना हुआ है, ब्रिक है, सीमेंट है, आयरन है, आयरन का टेम्परेचर, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 5000 के रेंज में आता है। तो ये हाई टेम्परेचर देख रहे हैं, 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड पे अर्थ पे कोई सोर्स नहीं है, एटम बम ही है जो इतना हाई एनर्जी, इतना हाई टेम्परेचर क्रिएट कर सकता है, और 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरा का पूरा शहर एकदम डस्ट बन जाएगा। पूरा जो आयरन है, आयरन से बिल्डिंग स्ट्रक्चरल मटेरियल है, सब के सब मेल्ट कर जाएगा सर। सो एटम बम में प्रोसेस आपको जानना था कि एटम बम जो हो रहा है उसमें फ्यूजन
रिएक्शन है, ग्राफिकल फॉर्म प्रेजेंट करना था, फ्यूल है, न्यूट्रॉन है, स्लो न्यूट्रॉन अटैक कर रहा है, रिएक्शन आपको जानना था, कॉन्सेप्ट एनर्जी कैसे होता है, कहाँ से जनरेट होता है, वो कॉन्सेप्ट सीखना था कि मास डिफेक्ट जो है रिएक्टेंट का मास बड़ा है प्रोडक्ट से, डिफरेंस बिटवीन मास डिफेक्ट हो गया, वो मास डिफेक्ट तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा और वो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ द लाइट, साउंड एंड हीट। हीट में एक्सेस टेम्परेचर जो होगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक, और मिनिमम अगर 1 स्टेप भी रिएक्शन बढ़ा तो भी 5000 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, और 5000 भी बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी तो वेपराइज कर जाता, जस्ट सीधे 5000 डिग्री सेंटीग्रेड 1 सेकेंड नहीं लगेगा, बॉडी वेपराइज कर जाएगा, इतना हाई टेम्परेचर होता है। सो और भी हमें बातें करना है एटम बम के बारे में, ये हो गया आपका। सो आता है बोर्ड एग्जाम में तो एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ड्राइंग कर करके आप बनाएंगे। नेक्स्ट वन, फिजन रिएक्शन या एटम बम जो है वो एक चेन रिएक्शन है। ये एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होता है। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का मतलब एक बार ब्लास्ट हो गया, एक बार एटम बम ब्लास्ट हुआ तो वो कंट्रोल नहीं होगा, वो स्टॉप नहीं होगा। स्टॉप अपने आप होता है, अपने से वो स्टॉप होगा। कब स्टॉप होगा, उसका क्या कंडीशन है, मैं डिस्कस कर सकता हूँ। सबसे पहले जो आप रिएक्शन बना रहे हैं, जो आप फिर से आप देखेंगे कि आपने बनाया है कि यूरेनियम 92 और ये 235 और ये जो 0 न्यूट्रॉन 1, और ये आपने रिएक्शन बनाया कि बेरियम 56 144, क्रिप्टन 36 89 प्लस 3 और 0 न्यूट्रॉन 1 और प्लस एक्सेस, यहाँ पे एक्सेस एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी डेल्टा एच, द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सोथर्मिक है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये जो न्यूट्रॉन बन रहा है, इसको हम लोग जो न्यूट्रॉन जो प्रोडक्ट साइड का जो दिख रहा है उसको हम लोग सेकेंडरी न्यूट्रॉन बोलते हैं, प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन भी बोला जाता है। सेकेंडरी न्यूट्रॉन, ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन, या प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन। और इनके फॉर्मेशन के चलते, ये जो 3 न्यूट्रॉन जो सेकेंडरी प्रोडक्ट साइड में दिख रहा है, उनके फॉर्मेशन के चलते ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इसको हम लोग अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोलते हैं। तो एटम बम का फ्यूजन रिएक्शन है वो चेन रिएक्शन है, ये चेन चलते रहेगा और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। सो यहाँ पे लिख लेंगे कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ secondary neutron सेकेंडरी या इसी को प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन बोलते हैं। The fission reaction is the fission reaction. Fission reaction का मतलब एटम बम जो है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इसको अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोलते हैं। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, वो सेकेंडरी न्यूट्रॉन बन रहा है ना, वो वहाँ पे जो न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन बना है उसके चलते ये रिएक्शन जो है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, ठीक है। कैसे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, उसको मैं फिगर से बना के दिखाता हूँ। देखिए, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, द 6th पॉइंट, मैं उसको बना के दिखाता हूँ कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। जैसे यूरेनियम मेन फ्यूल है, ऐसे यूरेनियम आपने ले लिया और 92 हुआ और ये 235, ये फ्यूल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन फ्रॉम द एयर, ये स्लो न्यूट्रॉन फ्रॉम द एयर, यहाँ से न्यूट्रॉन आया ऐसे। सो ये 0 और न्यूट्रॉन 1, ये न्यूट्रॉन आके इस पर हिट कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है। अटैक किया, अटैक करते ही यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर गया, उसी को फिगर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ बेरियम
और इधर हो गया क्रिप्टन, और ये है 3 न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन 0 न्यूट्रॉन 1 और ये 0 न्यूट्रॉन 1 और यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन 1। ये 1 स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप। और यहाँ पे जैसे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, फर्स्ट स्टेप के बाद 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ इतना एनर्जी रिलीज करता है। फर्स्ट एक ही स्टेप जस्ट स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ, रिएक्शन जैसे चेन बनाया, पहला ही स्टेप हुआ, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड मिला एनर्जी। ठीक है ना, अब देखिए, ठीक है, अब ये जो हुआ आपका चेन पकड़ेगा, चेन ऐसे पकड़ेगा कि ये 3 जो न्यूट्रॉन है वो फर्दर यूरेनियम पे अटैक करेंगे, फर्दर ये यूरेनियम पे ऐसे अटैक करेंगे और अटैक करके ये यूरेनियम पे ऐसे अटैक कर जाते हैं इस तरह से। ये तीनों न्यूट्रॉन जो है वो तीनों न्यूट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रॉन ये जा करके फिर से यूरेनियम पे, तीनों यूरेनियम पे अटैक करेंगे और यूरेनियम पे अटैक करके फिर से देखेंगे यहाँ पे बेरियम, क्रिप्टन, और यहाँ पे 1 2 3 N N N, फिर से यहाँ पे बेरियम और क्रिप्टन ऐसा, ठीक है, और 1 2 3 ऐसा, 1 2 3, फिर से देखेंगे यहाँ पे क्रिप्टन और यहाँ पे बेरियम, ठीक है, और फिर से 1 और 2 3, ठीक है, और इस बार जो हुआ 3 गुना ज़्यादा एनर्जी, 3 गुना ज़्यादा एनर्जी। पहला एक ही स्टेप था, एक बार फ्यूजन हुआ था, एक बार ब्रेक किया, 5000, 1 स्टेप 5000। नेक्स्ट स्टेप ये चेन पकड़ेगा क्योंकि ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन फर्दर अटैक करेगा और फर्दर अटैक करके यहाँ पे 3 रिएक्शन हुआ, 3 चेन हुआ तो 15000 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे। फर्दर फिर से देखेंगे, इसलिए एटम बम का जो फ्यूजन है अनकंट्रोल होता है। वो एक बार ब्लास्ट करेगा तो ब्लास्ट करते ही वो पूरा ऐसे अम्ब्रेला लाइक फिगर बनाएगा ऐसे, और चेन चलते रहेगा। अब फिर से ये न्यूट्रॉन हुआ, ये फर्दर अटैक किया और अटैक करके ऐसे ऐसे इस तरह से पूरा ये अटैक किया और ऐसे बना दिया फिगर, इस तरह से ये अटैक किया और ऐसे ये न्यूट्रॉन सब अटैक किया और ऐसे फिगर बनते रहा। तो ये मशरूम लाइक स्ट्रक्चर या अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, कहीं भी आप टीवी में भी न्यूज़ देखते रहते हैं कि कहीं भी टेस्टिंग होता है एटम बम का, तो ऐसे फिगर मशरूम के टाइप का ऐसे फिगर बनता है, अम्ब्रेला लाइक फिगर। वही चेन रिएक्शन पकड़ता है कि शुरू में तो एक स्टेप हुआ, 1 स्टेप जस्ट 5000, नेक्स्ट फट से ये जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन बना हुआ है वो सेकेंडरी न्यूट्रॉन नेक्स्ट अटैक करेगा और अटैक करके 1 2 3 3 to 9 9 to 27, हर स्टेप पे 3 गुना एनर्जी मल्टीप्लाई होता रहेगा और ये अनकंट्रोल, इसलिए बोलते हैं कि ये फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन, वही सेकेंडरी न्यूट्रॉन के चलते ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन ऐसे पूरा चेन बनाते रहता है। तो ये जो रिएक्शन है एटम बम का, आप फिगर ड्राइंग कर लेंगे और बोर्ड एग्जाम में सब एक एक लाइन ऐसे लिखना होता है और ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस करिए और आप ड्राइंग से आप प्रेजेंटेशन अपना दिखाइए कि ये आपका जो होता है ऐसे फिगर बनाता है कि 1 स्टेप हुआ, 2 स्टेप हुआ, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो 40, इसका 3 गुना करेंगे तो 45,000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम बोला जाता है 1 लाख तक टेम्परेचर चला जाता है। 1 लाख के बाद धीरे धीरे रिएक्शन स्लो होने लगेगा। आपको क्यों स्लो होता है वो मैं समझा देता हूँ इसके अगले स्टेप में, ठीक है। तो आप नोट करेंगे ये रिएक्शन जो बोला जाता है कि ये एटम ऑफ फ्यूजन, यही एटम बम का जो फ्यूजन है, जो फ्यूजन रिएक्शन है, ये चेन रिएक्शन ऐसे चेन चलते रहता है। और एटम बम का कहीं भी टेस्टिंग भी होता है तो टेस्टिंग में भी देखेंगे तो ऐसे फिगर बनता है, ऐसे फिगर रहेगा, ऐसे फिगर देखेंगे तो ऐसे पूरा मशरूम लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बनता है कि जब भी एटम बम कहीं भी ब्लास्ट होता है तो टेस्टिंग करते हैं तो देखते हैं ऐसा इस तरह से बनता है, ठीक है। तो वो रीजन वही है, उसी के चलते तो ऐसे स्टार्ट होगा 1 3 9 27 ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट कहीं भी एटम बम का होता है तो आप देखते हैं कि एटम बम का टेस्ट कहीं भी टीवी पे भी न्यूज़ दिखाते रहता है तो वो ऐसे इस टाइप का मशरूम लाइक स्ट्रक्चर पूरा बनता है और कुछ 4-5 स्टेप आने के बाद वो स्लो हो जाएगा, वो बंद हो जाता है। बट जब तक 4-5 स्टेप जाएगा तब तक बहुत हाई एनर्जी, इतने हाई एनर्जी तक तो कोई बच ही नहीं पाएगा शहर में।
तो ये है आपको ये मशरूम लाइक का फिगर, ये चेन रिएक्शन है, अनकंट्रोल रिएक्शन, और चेन रिएक्शन बनता है सेकेंडरी न्यूट्रॉन के चलते, हर स्टेप पे बढ़ते जाएगा आपको। और 4 या 5 स्टेप के बाद क्यों ये स्टॉप कर जाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो हो सकता है यहाँ पे टेम्परेचर जो हाईएस्ट जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर वो 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक, और 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड जाने के बाद वो धीरे धीरे रिएक्शन खत्म होने लगता है ऐसा। तो धीरे धीरे स्टॉप करेगा, क्यों स्टॉप होता है मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया ना एटम बम का, हम लोग को कैसे एटम बम बनता है, ये थ्योरेटिकल पार्ट पोर्शन हो गया कि फ्यूल कौन है, न्यूट्रॉन कहाँ से लेना है, क्या रिएक्शन है, मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट, एनर्जी में कन्वर्जन हो गया, मास डिफेक्ट इनटू एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है, ग्राफिकल फॉर्म हो गया आपका, वो एनर्जी रिलीज करता है लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, मैक्सिमम हीट जा सकता है 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। ये सेकेंड न्यूट्रॉन के चलते ये चेन रिएक्शन बन गया, वो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। एक बार ये ब्लास्ट हुआ तो ये रुकेगा नहीं, ये कंप्लीट तब तक चलते रहेगा। कब स्टॉप होगा, मान लीजिए कितने टाइम बाद वो ख़त्म होता है, ये जैसे 1 लाख ही क्यों नहीं इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद और 3 टाइम बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका एक रीजन है। ठीक है, समझिए यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ। सिक्स पॉइंट हो गया, 7 पॉइंट। एक कॉन्सेप्ट है आपको सीखना है, क्रिटिकल साइज और क्रिटिकल मास का, वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, जानना है, आपको भी जानना है क्रिटिकल साइज क्रिटिकल मास, क्योंकि है सिलेबस में क्रिटिकल साइज क्रिटिकल मास जो होता है। देखिए यूरेनियम, ऐसा नहीं कि यूरेनियम किसी कंट्री को यूरेनियम मिल गया 235 मिल गया तो वो एटम बम बना लेगा, ऐसा नहीं है। उसका जैसे ये आपने जो पढ़ा वो तो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो तो सारे हर जगह पढ़ाया जाता है, 11th-12th क्लास में समझाया जाता है इन सब बातों को। बट आपको जानना है प्रैक्टिकल जो होता है वो ऐसा है कि यूरेनियम है और ये 235, ये यूरेनियम जो फ्यूल आप ले रहे हैं, कि आप जानते हैं कि फ्यूल में यूरेनियम, और वो 235 ले रहे हैं। तो मान लीजिए किसी को यूरेनियम 235 ऐसे मिल गया, यूरेनियम ऐसा मिल गया ब्लॉक, ठीक है, ऐसा यूरेनियम का ब्लॉक मिला, तो ये नहीं कि यूरेनियम का ऐसे ब्लॉक मिल जाएगा तो मिलते ही यहाँ से न्यूट्रॉन तो इजीली अवेलेबल है एयर का, ये न्यूट्रॉन गया और न्यूट्रॉन इसने इस पर अटैक कर दिया और अटैक करके जस्ट एटम बम बन गया, ऐसा नहीं। न्यूट्रॉन तो एयर में है ही, स्लो न्यूट्रॉन है, वो अटैक करेगा। बट इसमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज में ये कहा जाता है कि अगर ये न्यूट्रॉन आया, यूरेनियम को देखेगा और एकदम आराम से न्यूट्रॉन इसको क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करके ये 0 न्यूट्रॉन 1 एकदम बाहर निकल आएगा, ऐसे बाहर क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। नो फिजन, कहीं फिजन नहीं होगा, कहीं कोई फिजन नहीं होगा। सो नो फिजन, जब वो क्रॉस कर गया तो कहीं कोई फिजन नहीं, कहीं कोई फिजन नहीं हुआ, ठीक है, कहीं फिजन नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा लगता है यूरेनियम और बढ़ाता हूँ, ऐसे थोड़ा सा अमाउंट यूरेनियम का बढ़ा देता हूँ। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं आपको, बट जानना है बुक में ये सब चीज़ें भी रहता है। तो अगर मैंने यूरेनियम का साइज बढ़ाया और 0 न्यूट्रॉन 1 न्यूट्रॉन आया और इसने यूरेनियम को देखा और गया इसके अंदर और फिर से वो क्रॉस कर गया, ये 0 न्यूट्रॉन 1 फिर से क्रॉस कर गया। जब न्यूट्रॉन क्रॉस कर जाएगा तो नो फिजन, नो फिजन, ये फिजन नहीं, कहीं फिजन नहीं होगा, ठीक है। और बड़ा आप कर लेंगे, और अगर आप बड़ा कर लेते हैं, साइज बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और अगेन फिर से न्यूट्रॉन अगर आया और क्रॉस कर गया, 2-3 ट्रायल ऐसे करना होता है कि न्यूट्रॉन अगर आकर के ये क्रॉस कर गया और क्रॉस कर गया, हाँ 0 न्यूट्रॉन 1, अगेन फिजन नहीं है, कहीं कोई फिजन नहीं है, फिजन नहीं रहेगा, नो फिजन, ऐसा, ठीक है। बट जैसे ही एक साइज होता है डिफाइन किया जाता है, या मास डिफाइन किया जाता है कि व्हेन साइज ऑफ यूरेनियम और या मास ऑफ यूरेनियम इज मोर देन क्रिटिकल मास। अब ये क्रिटिकल मास बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि इस यूरेनियम का अमाउंट बढ़ाते जाना है, बढ़ाते बढ़ाते यूरेनियम एक ऐसा बड़ा साइज में करना है,
और ये साइज को हम लोग साइंस में बोलते हैं कि क्रिटिकल साइज। व्हेन साइज ऑफ यूरेनियम या मास ऑफ यूरेनियम ग्रेटर देन क्रिटिकल साइज। क्रिटिकल साइज एक टर्म है, अगर उस साइज से एक्सीड किया तब न्यूट्रॉन इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा। बड़ा साइज रख दीजिएगा, ठीक है, वो ट्रैप करेगा, और जब ट्रैपिंग होगा, न्यूट्रॉन इस जाल में फंस गया, तब जाके फ्यूजन स्टार्ट होगा। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि व्हेन साइज ऑफ यूरेनियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल साइज। क्रिटिकल साइज, अगर क्रिटिकल साइज से बड़ा हो जाए, या फिर मास भी लिखा जाता है कि अगर मास ऑफ यूरेनियम, अगर ये मास जो होगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल मास, अगर ये क्रिटिकल मास से बड़ा हुआ ना, जैसे ही ये क्रिटिकल मास से बड़ा होगा, न्यूट्रॉन ट्रैप हो जाएगा, अंदर फंस जाएगा। और यही कंडीशन है कि फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूजन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर छोटा छोटा ब्लॉक में यूरेनियम रखा हुआ है तो न्यूट्रॉन जब क्रॉस कर जाएगा, कोई फ्यूजन नहीं है, कहीं कोई फ्यूजन नहीं। जब न्यूट्रॉन अंदर फंस गया और एक बड़े साइज के अंदर न्यूट्रॉन फंसता है, तब जाके स्टार्ट होता है यहाँ पे फ्यूजन, और यहाँ से बनना शुरू होता है बेरियम, और ये क्रिप्टन, और ये 0 न्यूट्रॉन 1 और 0 न्यूट्रॉन 1 ऐसे, और 0 न्यूट्रॉन 1, ठीक है, ऐसे ये बना। ये न्यूट्रॉन फिर से अटैक करेगा, ठीक है। अब अटैक किया तब तो यूरेनियम थोड़ा छोटा हो गया, यूरेनियम छोटा हुआ ना, पहले तो बड़ा सा यूरेनियम था, अब ब्रेकिंग हुआ, फिजन हुआ उसका, तो थोड़ा सा यूरेनियम टूट गया उसमें से। यूरेनियम अभी भी यूरेनियम बड़ा है, मान लीजिए अभी भी यूरेनियम काफ़ी बड़ा यूरेनियम है, और अभी भी यूरेनियम बड़ा हुआ, तो ये फिर से अटैक कर दिया, फिर से अटैक करके यहाँ से न्यूट्रॉन बनाया, फिर से अटैक किया और यहाँ 3 न्यूट्रॉन बनाया, फिर से अटैक किया और 3 न्यूट्रॉन ऐसे बनाया। तो जैसे जैसे साइज घटते जाएगा, जैसे जैसे फिजन, मान लीजिए एक स्टेप हुआ, एक स्टेप में जस्ट डीके कर गया, थोड़ा बचा यूरेनियम, फिर से अटैक कर गया, मान लीजिए फिर से अटैक किया, फिर से टूटा। अब यूरेनियम देखिएगा तो अब यूरेनियम छोटा हो जाएगा, अब यूरेनियम छोटा हुआ, और ऐसे होते होते जिस वक्त यूरेनियम का साइज जो होगा, यूरेनियम का साइज लेस देन, मान लीजिए क्रिटिकल साइज से कम हुआ, मान घटना तो है ही, रेडियो एक्टिविटी है तो रेडियो एक्टिविटी तो डीके होता ही है, कुछ दिन बाद आधा हो जाएगा, कुछ दिन बाद आधा हो जाएगा। तो अटैक जब होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो रिएक्टेंट कम होगा ना आपका, और रिएक्टेंट कम होगा तो धीरे धीरे कम होते होते जिस समय जो साइज ऑफ यूरेनियम, जैसे साइज ऑफ यूरेनियम लेस देन क्रिटिकल साइज, ठीक है, क्रिटिकल साइज, जैसे ही क्रिटिकल साइज स्टॉप लेस हुआ, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप होते ही वो क्लोज हो जाएगा आपका। बट स्टॉप होते होते तब तक बहुत डैमेज कर चुका होता है। पहले स्टेप में देखिए 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000 है, बहुत है। दूसरा स्टेप में 15,000 तो बिल्डिंग को गिराने के लिए बहुत है, वो तो पूरा बिल्डिंग आयरन स्ट्रक्चर जो भी है, ग्लास, सबको मेल्ट करा देगा। सो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, जाते जाते थर्ड स्टेप तक जाते जाते उसका साइज जो होता है घटते जाएगा, रिएक्टेंट घटते जाएगा, और घटते घटते जिस वक्त क्रिटिकल साइज से छोटा हो जाएगा, नाउ फ्यूजन स्टॉप, ठीक है, नाउ फ्यूजन और स्टॉप, और तब तक जो है वो 1 लाख तक पहुंचा देता है। 2-3 स्टेप भी हुआ, तो पहला स्टेप में 5000, दूसरे स्टेप में 15,000, तीसरे में 45,000, चौथा स्टेप आधा भी हुआ तब भी 1 लाख पहुंचा देगा। तो ये 1 लाख के बाद धीरे धीरे रिएक्शन क्या होता है, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही साइज, जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ये है कि बड़ा साइज लेना होता है यूरेनियम का, जब ट्रैपिंग हो जाएगा तब फ्यूजन स्टार्ट होगा, और फ्यूजन जैसे स्टार्ट हुआ वो अपना चेन पकड़ लेगा, और चेन स्टॉप अपने आप होगा। अपने आप कब स्टॉप होगा, जब साइज ऑफ यूरेनियम इतना छोटा हो जाए, इससे छोटा हो जाए, इससे छोटा हो जाए कि अब क्रिटिकल से छोटा हो गया, स्टॉप। तब तक वो 3-4 स्टेप पहुंचा देता है। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप, 3-4 स्टेप भी पहुंचाया तो 1 लाख टेम्परेचर बहुत एक्सेस टेम्परेचर। तो ये एटम बम का जो है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्रिटिकल साइज का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। पूछा जाता है छोटा सा क्रिटिकल साइज की, अगर आपका साइज ऑफ यूरेनियम, अगर साइज ऑफ यूरेनियम जो है वो क्रिटिकल साइज के बराबर हो जाए तो, सो व्हेन साइज ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू क्रिटिकल साइज,
अगर एग्जैक्टली क्रिटिकल साइज के बराबर हो गया तो के जो बोला जाता है कि के एक टर्म आता है न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। सो न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो हो जाएगा वो इक्वल टू 1 होता है। एग्जैक्टली क्रिटिकल साइज के बराबर भी हो जाएगा ना तो न्यूट्रॉन क्रॉस कर जाएगा। जैसे यहाँ न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 3 है, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट में 3 न्यूट्रॉन है, रिएक्टेंट में क्या है 1, तो 3 गुना बन गया। बट अगर क्रिटिकल साइज के बराबर भी रहा, अगर ये यूरेनियम का साइज अगर क्रिटिकल के बराबर भी रहेगा तो न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये न्यूट्रॉन गया और ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगा, वो न्यूट्रॉन आराम से क्रॉस कर जाएगा। सो ये 0 न्यूट्रॉन क्रॉस कर गया तो न्यूट्रॉन एक बना एक आया, नो फिजन। एग्जैक्टली क्रिटिकल साइज से जब बड़ा हुआ तब जाके फिजन स्टार्ट हुआ और न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहाँ पे इधर 3 बन रहा है, इधर 1 बन रहा है कि क्रिटिकल से बड़ा हुआ तब के को बोलते हैं न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, कभी कभी आ जाता है पेपर में। तो ये सब चीज़ें आपको जानना है। सो थ्योरेटिकल अलग चीज़ें हैं, थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना कैसे आया है ये सीखना था। प्रैक्टिकली जो होता है साइज जब एक्सीड करेगा, मास एक्सीड करेगा ग्रेटर देन द क्रिटिकल साइज क्रिटिकल मास, फिजन स्टार्ट होगा और अनकंट्रोल चेन पकड़ेगा। हर फर्स्ट स्टेप में होगा 5000, सेकेंड स्टेप में 15000 एनर्जी मिलेगा, थर्ड स्टेप 3 गुना मल्टीप्लाई करते रहिएगा और धीरे धीरे जैसे स्टेप बढ़ेगा ये घटते जाएगा और जिस वक्त इसका साइज क्रिटिकल से कम हुआ बस रिएक्शन स्टॉप। और वो 3 स्टेप 4 स्टेप जाते जाते जब भी रिएक्शन स्टॉप होगा बहुत डैमेज कर देगा। अब क्रिटिकल साइज क्या होता है, क्या है, कितना अमाउंट ले लें, कितना यूरेनियम ले लें, 1 kg 2 kg 5 kg, कितना यूरेनियम रखें कि वो क्रिटिकल साइज के बराबर हो जाए, ये चीज़ें सीक्रेट है, ये बुक में नहीं है कहीं भी और ये उसी कंट्री को पता रहता है जिनके पास इनका एटम बम का डिजाइन रहता है। स्टार्टिंग का जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार में जो गिराया गया था बम, हाँ उसमें भी किसी को नहीं पता था कि क्या है, बट कॉन्सेप्ट पता था, कॉन्सेप्ट था कि हाँ ऐसे ऐसे करना है कि क्रिटिकल साइज एक्सीड कराना है और उसके बाद वो जैसे न्यूट्रॉन ट्रैप करेगा, ट्रैप करते ही ब्लास्ट कर जाएगा। बट एग्जैक्ट क्या वैल्यू है, कितना केजी रखना है, कितना अमाउंट पे वो क्रिटिकल एक्सीड करेगा, ये नहीं पता था किसी को। तो फिर कैसे बना, काफ़ी टाइम लग गया था, ये नहीं कि एटम बम 1 डे में बना था, बहुत टाइम लगा था, 4 साल लगा था, 4 साल का एटम बम को डिजाइन करने में लगा था, उसका ट्रायल करने में लग गया था। कैसे वो लोग डिजाइन किए थे, जो फर्स्ट एटम बम जो हिरोशिमा नागासाकी पे ऊपर गिराया गया था वो जो है 4 साल का लॉन्ग प्रोसेस था और उसमें वो ट्रायल बार बार ट्रायल कर रहे थे लोग कि ट्रायल के कैसे ब्लास्ट कराएं, कैसे ट्रायल किया जाए उसका। तो कॉन्सेप्ट पता था सबको, कॉन्सेप्ट का आइडिया था कि हाँ क्रिटिकल साइज एक्सीड कराना है, बट कितना वो नहीं पता था। 4 साल क्यों लगा, तो इसके पीछे जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका तो डायरेक्ट नहीं था, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, बट हर वर्ल्ड वार या गल्फ वार हो या कोई भी वार हो, बट इनडायरेक्टली तो रहता ही है। और वो यूएस तो चाहता ही है कि लड़ाई हो, कहीं भी लड़ाई होगा तो हथियार बेचेंगे वो लोग, एयरक्राफ्ट बेचेंगे, हथियार बेचेंगे, फाइटर प्लेन बेचेंगे, उसी से पैसा जनरेट होता है, मनी जनरेट होता है। तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वार में, डायरेक्टली नहीं था, बट इनडायरेक्टली वो रहता है। इनडायरेक्टली बेचने में जो मटेरियल है, एक्सप्लोसिव मटेरियल हुआ, गोला बारूद बम, ये सब बेचने में वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा। सो 1941 में जो दिसंबर का महीना था, कोल्ड वेदर था, उस समय रात को 3 से 4 बजे के बीच में जापानी जो आर्मी था, जापानी एयरफोर्स जो थे, वो लोग अटैक किया था। तो पहले यूएस की गलती नहीं थी, इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व रहता है, बट डायरेक्ट अटैकिंग जापान ने किया था। पर्ल हार्बर फेमस मूवी भी बना हुआ है, नोवेल भी है बहुत सारा, पर्ल हार्बर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारा स्टोरी मिलेगा उसमें।
तो दिसंबर का महीना था, रात का 3 बज रहा था, कोल्ड वेदर एकदम ठंडा था, और पर्ल हार्बर जो उनका आर्मी बेस कैंप था यूएस का आर्मी का, वहाँ पे रात को 3 बजे इन लोग ने, जापानियों ने अटैक किया था। वो 1941 का इंसिडेंट है, 41 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। उसका रिवेंज लेने के लिए इन लोग ने डिजाइन किया था, और वो 4 साल लगा था। 4 साल तक ये ट्रायल करते रहे, डिजाइन करते रहे कि एटम बम तो ब्लास्ट करेंगे उसका बदला लेने के लिए, ठीक है। 1945 में अटैक हुआ था। तो 1945 में जो अगस्त 6 अगस्त 9 अगस्त 2 एटम बम गिराया गया था, तो 45 में गिराया गया था, ठीक है। तो 4 साल इस प्रोसेस में चला गया कि कैसे डिजाइन करें, क्या कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल साइज का, कैसे एक्सीड कराया जाए। तो उसमें भी वो ट्रायल किया हो गया था बम, वो गिरा करके वो ट्रायल किया था। उसमें जो डिजाइनिंग था फर्स्ट एटम बम का, कुछ ऐसे इस टाइप का कॉन्सेप्ट था। अब तो इतना टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, अब ये सब नहीं यूज होता। बट हम लोग जो स्कूल में भी हम लोगों को पढ़ाया जाता था, हम लोग भी सर बताते थे कि ये जो फर्स्ट एटम बम का डिजाइनिंग था वो ट्रायल था, किसी को पता नहीं था, नॉलेज था हाँ क्रिटिकल साइज एक्सीड करना चाहिए, तो वो लोग ने ऐसे डिजाइन किया था। इस टाइप का एक जस्ट 6 चैम्बर बम बनाया था कि अलग अलग चैम्बर रहेगा। ऐसे मान लीजिए कि ये एक रोटेटिंग मैकेनिज्म था, और ये लॉक कर दिया यहाँ पे, ऊपर में ऐसे फैन लगा दिया था, और लॉकिंग था यहाँ पे, लॉक कर दिया गया था। ये एक रोटेटिंग जो सॉफ्ट है, रोटेटिंग जो है एक मेन सेंटर पे रोटेटिंग सिस्टम लगाया हुआ था आपको, ऐसे इस तरह से रोटेटिंग सिस्टम था। और इसके अलग अलग चैम्बर में बहुत सारा चैम्बर, ऐसे 6-7 चैम्बर था, जिसमें अलग अलग यूरेनियम रखा हुआ था, ठीक है। जो भी पाउडर फॉर्म में है यूरेनियम है वो अलग, इस सेक्शन में यूरेनियम अलग रखा हुआ है, ठीक है। इस सेक्शन में यूरेनियम अलग रखा हुआ है, सेपरेटेड है, सब अलग अलग, सारा अलग अलग सेक्शन में यूरेनियम जो है पाउडर फॉर्म में जो है अलग अलग रखा हुआ सेक्शन में, ठीक है। ये सेक्शन है अलग है। 6 सेक्शन स्टार्टिंग का डिजाइनिंग में तो 6 चैम्बर बोला जाता था, एटम बम का डिजाइनिंग था कि इसमें अलग यूरेनियम रखा हुआ। एक पार्ट सेंटर का पार्ट छोड़ दिया गया, सेंटर का पार्ट छोड़ दिया गया कि इसको एकदम खाली, और खाली जगह आप जानते हैं कि जहाँ भी खाली जगह है वहाँ पे है एयर, और एयर जहाँ भी रहेगा वो न्यूट्रॉन आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन, अगला सेक्शन जो था वो फिर से यूरेनियम, इसमें ऊपर में फिर से यूरेनियम का एक लेयर बनाया गया, यूरेनियम जो है पाउडर फॉर्म में ऐसे, और फिर से यूरेनियम ऐसे। तो ये एक ट्रायल था, ये एक ट्रायल किया हुआ था कि लोग इसको कई सालों से डिजाइन कर रहे थे, और उसमें बहुत सारे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें हेल्प किए थे। नील्स बोर डेनमार्क के थे, डेनमार्क पे कब्जा कर लिया था नाजी आर्मी जर्मन वालों ने, तो वो भी भाग के यूएस गए थे, तो वो उनको भी रिवेंज बदला लेना था अपने कंट्री के लिए। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के, रदरफोर्ड, नील्स बोर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सब लोग इसमें डिजाइनिंग में हेल्प किया था एटम बम का ब्लास्टिंग में। तो ये जो आप एटम बम डिजाइन किया गया था, एटम बम का कॉन्सेप्ट बस था कि हाँ क्रिटिकल साइज को एक्सीड कराना है, एग्जैक्ट क्या है नहीं पता है। तो एक बड़ा सा जस्ट सिलेंडर बनाया गया, उसमें 6 डिफरेंट चैम्बर लिया गया, हर चैम्बर में यूरेनियम रखा गया, रोटेटिंग सिस्टम ऐसे रखा गया, और ऊपर में जस्ट रोटेट करने के लिए, जैसे बचपन में याद है पेपर का घिरनी बनाते थे, छत पे खड़े हो गए और जस्ट ऐसे घुमा के फेंक देते थे, तो वो घिरनी है पेपर का, ऐसे घूमते 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 नीचे आते रहता था। सेम कॉन्सेप्ट था, वो ट्रायल था। यहाँ से आप अर्थ से, ये अर्थ है, और अर्थ से वो एरोप्लेन में लोड कर दिए, प्लेन में लोड करके फाइटर प्लेन में वो ऊपर से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऊपर से ड्रॉप कर लेते थे। मान लीजिए कि 6 किलोमीटर से ये लॉक को ओपन किए, और ये फैन था, ये रोटेटिंग फैन लगा रहता था, लॉक को ओपन किए, लॉक को खींच करके जस्ट ड्रॉप कर दिए, और ड्रॉप जैसे ही किया तो ड्रॉप करते समय ये जैसे ही ऊपर से नीचे गिरेगा तो एयर प्रेशर के चलते ये ब्लेड, फैन का ब्लेड जो होगा वो रोटेट करने लगेगा। ऐसे जैसे जैसे रोटेशन होगा, जैसे जैसे ऐसे ब्लेड रोटेट करेगा, वो ऐसे डिजाइन किया हुआ था कि जिस घर में कोई स्क्रू टाइट करते हैं, ढीला करते हैं ना, कभी रिपेयर किए होंगे टीवी को, फ्रिज को, या कुछ भी, कहीं भी इलेक्ट्रिक स्विच को रिपेयर तो स्क्रू ड्राइवर से ऐसे खोलते हैं, बाहर निकलते रहता है। सेम कॉन्सेप्ट था। ऊपर से 6 किलोमीटर ऊपर से गिराया गया, गिरा के फाइटर प्लेन भाग गया। तो वो पहले ट्रायल किया हुआ था, मैंने बताया कि 4 साल तक ट्रायल चलते रहा। जो पर्ल हार्बर का अटैक था वो दिसंबर के महीने में था, वो 41 का, और ये लोग अटैक किया था 45 में। तो ये
ट्रायल चलते रहा और ट्रायल में ये किया गया कि 6 किलोमीटर ऊपर से बम को गिराया गया। फैन जब खोल दिया गया, लॉक खोलने पे जस्ट फैन घूमना शुरू किया। जैसे फैन घूमना शुरू किया, जस्ट स्क्रू सिस्टम पे था, स्क्रू खींचते गया स्क्रू पर। जैसे स्क्रू खींचा, पता चला कि एक ये नीचे से स्क्रू ऊपर निकला, ये दरवाज़ा खुला, ये गेट खुला, ये गेट खुला और गेट खुलते ही ये 2 यूरेनियम मिल गया। जैसे जैसे 1-1 किलोमीटर ऐसे डिजाइन किया हुआ था कि 1-1 किलोमीटर नीचे आते जाएगा, ब्लेड घूमते जाएगा, फैन घूमेगा, ऑटोमेटिक एयर प्रेशर से फैन घूमेगा और एक डोर खोलेगा, एक डोर खोलेगा, एक डोर खोलेगा। और जब तक अर्थ पे 6 किलोमीटर नीचे जैसे जैसे आते जाएगा और जैसे ही अर्थ पे आते ही पूरा यूरेनियम, पूरा डोर 1 2 3 4 5 6 गेट खुल चुका। और 6 गेट खुला, बिग साइज यूरेनियम, बड़ा सा साइज यूरेनियम। देखिए ऐसे, ये बड़ा सा साइज यूरेनियम और बीच में है एयर, सेंटर में मिल गया एयर। 0 न्यूट्रॉन 1 अटैक कर दिया इसको। अटैक करते ही ब्लास्ट हो गया। तो क्रिटिकल साइज किसी को पता नहीं था स्टार्टिंग में, क्रिटिकल साइज क्या होता है। जस्ट ट्रायल किया गया कि देखते हैं कितना। तो 6 अलग अलग चैम्बर में यूरेनियम रख करके वो प्लेन से ऊपर से गिराया गया था। कॉन्सेप्ट स्क्रू सॉफ्ट मैकेनिज्म था कि जैसे जैसे ब्लेड नीचे आएगा, फैन मतलब बम नीचे आएगा, फैन घूमते जाएगा एयर प्रेशर से और गेट खुलेगा। हर किलोमीटर पे एक गेट खुलते जाएगा। और जैसे ही 6 गेट खुला और ढेर सारा यूरेनियम, सब यूरेनियम 6 गेट खुलते हैं, सारा यूरेनियम एक साथ और जस्ट रिएक्शन ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट करते हैं ये एटम बम यूरेनियम, ये बेरियम, क्रिप्टन और न्यूट्रॉन। तो ये था प्रैक्टिकली। जो प्रैक्टिकल होता है वो ये थ्योरी में आपको पढ़ना है कि हाँ मास डिफेक्ट हुआ, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर गया, एनर्जी हीट लाइट साउंड के फॉर्म में थ्योरेटिकल पार्ट हुआ। बट प्रैक्टिकल चीज़ें ये कि साइज ग्रेटर देन द क्रिटिकल साइज, देन वो ब्लास्ट कर जाता है। तो क्रिटिकल साइज कैसे एक्सट्रीट किया जाता है, तो स्टार्टिंग इन द फर्स्ट एटम बम का ये कॉन्सेप्ट था कि वो अलग अलग चैम्बर में अलग अलग साइज का यूरेनियम रखा हुआ पाउडर फॉर्म में, और सब जैसे ही अर्थ पे आया एक साथ मिल गया। न्यूट्रॉन फंस गया बीच वाले चैम्बर में, न्यूट्रॉन है, ब्लास्ट करा दिया। तो ये पहला एटम बम का डिजाइनिंग है। अभी तो बहुत अलग अलग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अभी तो फायरिंग सिस्टम से कराता है लोग, मतलब अलग अलग सेल इसमें रखा रहेगा। अभी भी कॉन्सेप्ट तो वही है, उसी से फायरिंग कराते हैं। अब ये है कि पुराना पहले का था, अब नया सिस्टम में छोटा छोटा बॉल रखा रहता है और अंदर में ही गन रखा रहता है। गन बॉल सिस्टम रहता है कि जस्ट गन खुद ही फायर करेगा, फायर करते रहेगा अंदर में ही, पूरे सेल के अंदर ही फायर करते रहेगा और अलग अलग जगह से यूरेनियम उठा के एक ब्लॉक में कलेक्ट करते रहेगा और एयर मिलेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट अलग है, बट जानना तो वही है, साइंस का थ्योरी तो वही यूज होता है। क्रिटिकल साइज एक्सीड कराना है, पहले ऐसे था, अभी नया कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ चुका है। यही था एटम बम, फ्यूजन कंप्लीट। ठीक है, अभी और एक लेक्चर और हम लोग लेंगे, आज फाइनल करते हैं इसको। आप दूसरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये एक बार स्टार्ट हो गया तो कंट्रोल नहीं होगा, ये खत्म होगा तभी ऑटोमेटिक अपने से जब क्रिटिकल साइज कम हो जाए, तब तक ये इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा कि पूरा शहर खत्म हो जाएगा। तो ये एक्सेस एनर्जी रिलीज करता है। हम लोगों को सीखना चाहिए, जैसे कई बार क्लासेस होता है तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को सीखना चाहिए। 1945 का टाइम था, जापान पे जब गिरा था एटम बम, पूरा शहर खत्म हो गया था, पूरा जापान का इकोनॉमी बर्बाद हो गया था। हंगर प्रॉब्लम था, खाने के लोग पास नहीं था, पैसे नहीं था, सब चीज़ खत्म हो गया था। ठीक है, और वही टाइम था हमारे कंट्री के लिए 1947 फ्रीडम मिला हम लोग कंट्री को। वही टाइम 47 में, और 47 में जब हम लोग को फ्रीडम मिला तो हम लोग का भी वही सिचुएशन था, खाने को प्रॉब्लम था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हेल्थ केयर सेक्टर नहीं था। तो दोनों कंट्री एक ही सिचुएशन फेस कर रहा था, जापान भी और हम लोग। हम लोग को 47 में फ्रीडम मिला, सब अंग्रेज लेके चले गए, केवल कंट्री छोड़ के चले गए। सेम सिचुएशन जापान में, पूरा कंट्री को तबाह कर दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आज कंपेयर कीजिए, तो आज कंपेयर कीजिए
एक ही टाइम दोनों कंट्री एक ही सिचुएशन फेस कर रहा था, और आज डिफरेंस देखिए कितना आगे, कितना आगे जापान, और हम लोग कितना पीछे। कई लोग बोलते हैं कि हम लोग कंट्री को बैड पॉलिटिशियन ने बर्बाद कर दिया। नहीं, काफ़ी बैड पॉलिटिशियन ने, बैड तो है ही, ये नहीं कि मैं उनको बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बैड पॉलिटिशियन ने, बैड ह्यूमन बीइंग, बैड थॉट ने बर्बाद किया हमारे कंट्री को। पॉलिटिशियन ने नहीं, बैड थॉट ने, नॉन वर्किंग नेचर ने बर्बाद कर दिया हमारे कंट्री को। हमारा कंट्री, आपका कंट्री किससे बर्बाद किया? नॉन वर्किंग नेचर, नॉन वर्किंग कल्चर। जापान ने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, सिलेंडर कर दिया, हाथ उठा लिया कि अब मुझे वॉर नहीं करना है। हिरोशिमा नागासाकी के बाद बंद कर दिया कि नहीं वॉर करना है, ठीक है, मना कर दिया कि हमको नहीं अब काम इस पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और वहाँ से शुरू हुआ। वो बस अपने सिटीजन को बोला सब चीज़ खत्म, बस आप बचे हो, ह्यूमन बचे हो मेरे यहाँ, और ह्यूमन रिसोर्स पे काम किया। वो ह्यूमन रिसोर्स, हर आदमी को बोला कि हर आदमी एक मशीन है, बच्चा हो, गर्ल्स हो, ओल्ड एज हो, हर लोग मशीन है। हर लोग को बोला गया कि ह्यूमन रिसोर्सेज को रीऑर्गेनाइज करो, हर आदमी को काम दो, हर आदमी, कोई एक सिंगल पर्सन बैठना नहीं चाहिए। हर लोग कुछ ना कुछ करेगा, कंट्री के लिए करेगा, अपने लिए करेगा। उसने ह्यूमन रिसोर्सेज को खूब अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, मैन पावर को खूब यूज किया। हमारे कंट्री में क्या हुआ? हमारे कंट्री में पॉलिटिशियन ने नहीं बर्बाद किया, हम लोगों ने बर्बाद कर दी। अभी भी आप देख लो, अभी भी यही कल्चर चल रहा है। 47 वाला कल्चर आज भी है हम लोग के। घर में 10 बीघा जमीन है और उसी जमीन पे खाने वाले 10 लोग हैं। खाना भरपेट खाना मिल गया, किसी को काम नहीं करना है, किसी को काम नहीं करना। वो 10 बीघा जमीन पे काम करने के लिए सिर्फ एक आदमी को चाहिए, एक ही आदमी, बट खाने वाले कितने? 10 लोग हैं। हम लोग ने अपने कंट्री को 9 रिसोर्सेस क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। खाने वाले 10 लोग, कमाने वाले एक, 90% तो वेस्टेज में गया हमारा। जब चाहें तो सब लोग, हर पर्सन, हर लोग काम कर सकते हैं। गांव में रहते हुए भी छोटा छोटा कोई स्मॉल स्केल या स्किल डेवलपमेंट वाला काम कर सकता है, और कर सकता है। हर घर में अचार तो हर घर में बनता है, मुरब्बा बनता है, सब घर में बनता है, गांव के हर घर में बनता है। कभी किसी ने सोचा कि उसको हम बिजनेस में कन्वर्ट कर लें? हर घर की मदर होती है, बेस्ट, सबसे अच्छा पिकल बनाती है, मेरी मदर भी, आपकी मदर भी, बट कभी किसी ने सोचा उसको कि उसको हम कॉमर्शलाइज कर लें, उसको हम बिजनेस में कन्वर्ट कर लें? नहीं सोचा। वहाँ के लोग सोचते हैं, वहाँ के लोग सोचते हैं कि अगर मेरे अंदर एक स्किल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, तो मैं उसको कॉमर्शलाइज करूँगा, मैं एक एसेट क्रिएट करूँगा, मैं घर के लिए पैसे कमाऊँगा। करता है लोग हमारे यहाँ। तो बस वेस्टेज ह्यूमन रिसोर्स तो किसी पॉलिटिशियन ने नहीं बर्बाद किया, हम लोगों ने खुद अपने कंट्री को तबाह किया। आप एज ए स्टूडेंट हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं? मैं तो दिल से पढ़ाता हूँ, इसमें डाउट नहीं है, इसमें तो कोई नहीं बोल सकता है। आज टीचर्स डे है, स्टिल मैं क्लास ले रहा हूँ, और आज नहीं क्लास ले रहा हूँ, 15 साल से क्लास लेता हूँ। सारे टीचर्स डे में सारे टीचर खूब सेलिब्रेट करते हैं, खूब डांस, पार्टी, केक सब करता है। बट आज 15 साल से आप मेरे किसी भी आपके ब्रदर सिस्टर पढ़े होंगे मेरे यहाँ, पूछिएगा तो कभी क्लास ऑफ हुआ है? नहीं। ये मेरी ड्यूटी है। मैं तब सेलिब्रेट करूंगा जब आप बड़े ऑफिसर बनेंगे, बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, और जब आपकी ड्रीम कंप्लीट होगा, तब मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तब हैप्पी होऊंगा, तब उस दिन समझ में आएगा वो ये मेरे लिए जो आपकी गुरुदक्षिणा है। जब आप बड़े ऑफिसर बन के आएंगे तो आते हैं, बहुत सारे IAS ऑफिसर भी हैं मेरे स्टूडेंट आते हैं, तो वो रियल गुरुदक्षिणा है। वो उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि टीचर से यस मैंने कुछ अचीव किया अपने स्टूडेंट से, ठीक है। तो मैं तो काम करता हूँ, बट आप में से देख लीजिए, आप में से 100 में से 10 स्टूडेंट काम करते हैं, 90 इज द वेस्ट।
ये इसीलिए तो पीछे रह गया। वहाँ नहीं, वहाँ जापान में नहीं, जापान में हाँ पढ़ाई नहीं करेंगे, मन नहीं लग रहा नहीं पढ़ाई करेंगे, दूसरा काम करेंगे, बट करेंगे, कंट्री के लिए करेंगे, घर के लिए करेंगे, बट करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। अपने जो ब्रेन है, अपने हाथ है, जो ह्यूमन जस्ट बोला जाता है कि मशीन है, वो लोग मानते हैं कि हर आदमी, हर औरत, हर ह्यूमन बॉडी एक मशीन है जिसको करना है, काम करना है, कुछ भी करे, या तो क्रिएटिव ब्रेन वाला काम करे, लेबर वर्क करे, बट करे। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो बस वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज 90% हम लोग वेस्ट करते हैं। आपको नहीं पढ़ने में मन लग रहा है, जिस चीज़ में जो आपकी हॉबी है वो करिए, बट करिए, बैठे मत रहिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एक लेक्चर और आएगा, इसमें इस रिएक्शन को कंट्रोल करना, इस रिएक्शन को कंट्रोल करना मैं सिखाऊंगा कि ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है और एक्सेस एनर्जी का सोर्स है। अगर हम लोग इस रिएक्शन को डिजाइन करें, कुछ कंट्रोल करें, तो हम लोग डिजाइन कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर।